नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शनिवार और डेट है सितंबर 9 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। ये पहले जो कवर पेज खुला हुआ है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर आज शनिवार को और कल रविवार को 2 दिन G20 समिट की बैठक होने जा रही है नई दिल्ली के अंदर। इसी को लेकर जो बाहर देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब भारत पहुंच चुके हैं। अब हम G20 में जो जो भारत में भाग लेने आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ चुका है। तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस भारत पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भी भारत पहुंच चुके हैं। ब्राज़ील से प्रेसिडेंट लुइस इनेसियो लूला डा सिल्वा ये भारत पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेो, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कॉल्स, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सूक योल, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा, टर्की प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जोसेफ आर बिदेन जूनियर, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन, चाइना की तरफ से आए हैं जी जिंगपी नहीं आए हैं चाइना की तरफ से, तो चाइना की तरफ से जो आए हैं वो हैं ली कियांग, ये सेकंड ऑर्डर पे सबसे टॉप मोस्ट ऑफिशियल हैं चाइना के, ली कियांग। मैक्सिको से मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी आई हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, तो मैक्सिको से राकेल बुएनरोस्त्रो सैंचेस। रशिया से मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर्जे लेवरोव, रशिया से भी पुतिन नहीं आए हैं तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं सर्जे लेवरोव। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद। इसके बाद बांग्लादेश से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इजिप्ट से प्रेसिडेंट अब्देल फतेह सईद हुसैन खलील एल सीसी, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जुगनौथ, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रुएट, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सेंग लोंग, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नहायन, ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अफेयर्स एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टी, तो ओमान के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आए हैं, उनकी जगह आए हैं ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सैयद असाद बिन तारिक अल सैद। स्पेन से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं जो वो पहुंची हैं, तो इनका नाम है नादिया काल्विनो सांता मारिया। तो ये सब जो डेलीगेट्स हैं ये भारत पहुंच चुके हैं कल शाम तक। आज शनिवार को और कल संडे को 2 दिन G20 की बैठक होगी नई दिल्ली के अंदर, उस पर फैसले लिए जाएंगे। बहुत अहम मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होने को देखने को मिलेगी, जैसे कि यूक्रेन युद्ध के ऊपर भी हो सकता है कि चर्चा देखने को मिले। अब जो इसका निष्कर्ष निकल के आएगा वो हमें कल के न्यूज़पेपर में हम कवर करेंगे, कल संडे में। आगे हम चलते हैं तो पहली खबर की तरफ हम पहुंचते हैं। पहली खबर, मोदी बिदेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। यूएस के राष्ट्रपति जो बिदेन G20 की समिट में हिस्सा लेने शुक्रवार शाम को भारत पहुंचे और वहां से भारत के प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। भारत यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतभेदों में से आखिरी 7वें मतभेद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई। यूएस भारत ने मिलकर एक कमर्शियल एग्रीमेंट भी साइन किया जिसके तहत यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में भारत के अंदर GEF 414 क्लास जेट इंजन्स भारत में ही बनाने का समझौता हुआ।
यूएस के राष्ट्रपति ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पेश किए जाने पर खुशी जाहिर की। इसके तहत भारत यूएस से 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B प्राप्त करेगा, जिसमें 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन रिमोट द्वारा संचालित विमान शामिल हैं। ये बेसिकली यूएस और इंडिया के बीच में यहाँ पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री आवास में कल शुक्रवार शाम को, जब जो भी दिन वापस लौटे हैं। यही इस न्यूज़ से था। ईस्टर्न हेज, हाल ही में एशियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ। समिट में भाग लेने भारत के प्रधानमंत्री भी जकार्ता पहुंचे। जकार्ता में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने विश्व में गहराए संकट की बात की और उन्होंने एशियान को भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा एक रूल बेस्ड ऑर्डर पर चलने की मांग करता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्थान है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जून 21 की एक रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार 2023 के आखिरी आधे भाग में नकारात्मकता देखने को मिलेगी। विश्व व्यापार के अंदर व्यापार, खाद्य सुरक्षा एवं धीमी गति की ग्रोथ पूरे विश्व में देखने को मिलेगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। और इसका कारण बताए गए एल नीनो की सिचुएशन, यूक्रेन रशिया वॉर, भारत की ओर से नॉन बासमती चावल का निर्यात प्रतिबंध, साथ ही ब्लैक सी में युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों के निर्यात का संकट बना हुआ है। अब इस एडिटोरियल में कहते हैं कि भारत को एशियान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सके। एडिटोरियल सेक्शन से दूसरा जो एडिटोरियल हम कवर कर रहे हैं, एन ओवरऑल द क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड द बिग पिक्चर। किस मुद्दे पर यह लिखा हुआ है? तो हाल ही में केंद्र सरकार पार्लियामेंट के अंदर 3 नए बिल लेकर आई है। 3 नए बिल पेश किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये 3 नए बिल भारत की पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। और ये 3 ऐसे हमारे जो पहले से प्रावधान चलते आए हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। वो प्रावधान है इंडियन पीनल कोड जो 1860 का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 में लाया गया था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में लाया गया था। आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ पर कि ये ब्रिटिश ईरा से चल रहे हैं भारत के अंदर। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसी में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था 1973 के अंदर, लेकिन जो इंडियन पीनल कोड है वो 1860 से और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 से चालू है। इनमें अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस करने के लिए ये 3 नए बिल आ रहे हैं। ये आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। इन्होंने इस एडिटोरियल में कुछ बिल के जो प्रावधान हैं, जो नए बिल आए हैं इनके अंदर कुछ प्रावधान है, उन्हें समझाया है। जैसे मैं आपको एक समझा देता हूं, आप इसमें बाकी आप रीड करके कवर कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। जैसे इन्होंने समझाया है कि भारत के अंदर 0 FIR के लिए अभी तक कोई फॉर्मल लिखा हुआ नहीं था, फॉर्मल कोई नहीं था फॉर्मलाइजेशन, और जब हम नए बिल्स देखेंगे तो इनके अंदर इसे फॉर्मलाइज कर दिया जाता है। 0 FIR हम किसे कहेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी जाकर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकता है, बजाय केवल उसी पुलिस स्टेशन में जाने के जहां पर घटना हुई है। तो इसे हम 0 FIR कहते हैं और ये भारत में लागू है, इसे माना जाता है, लेकिन अभी तक ये फॉर्मल नहीं था। लेकिन ये जो नए बिल आए हैं ये 0 FIR को भारत के अंदर फॉर्मल करने जा रहे हैं। आप इसे कवर कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की इसे ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझना है अपने, तो ये 3 जो हमारे बिल हैं
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 नए बिल लाए गए हैं पार्लियामेंट में। इन पर आगे की सेशंस में डिबेट और चर्चा होगी और इसके बाद इन्हें पास कराया जाएगा। आगे हम चलते हैं तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी सेज इंडियाज G20 शेरपा। जॉइंट डिक्लेरेशन एक होने जा रहा है हमारी G20 की जो समिट हमें देखने को मिली है इसके अंदर, उसी को लेकर ये, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो आज देखने को मिल सकता है कि शायद ये जॉइंट डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा शेरपाओं द्वारा। शेरपा कौन होते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये जो भी लीडर होगा किसी देश का उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है उसे हम G20 में शेरपा के नाम से जानते हैं। आपको ये याद रखना है, उसे शेरपा कहते हैं। भारत की तरफ से जो शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत, तो भारत की तरफ से जो शेरपा हैं G20 समिट के, तो उनका नाम है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत का कहना है कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी है G20 में इसे पास कराने के लिए, और आज या कल शनिवार या रविवार को हमें देखने को मिलेगा अगर ये पास हो जाता है तो। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर जब हमारी G20 की बात होती है तो यहाँ रशिया भी मेंबर है G20 का, और वेस्टर्न नेशंस भी यहाँ शामिल हैं जैसे कि US, फ्रांस वगैरह। तो जब यहाँ पर एक वेस्ट नेशन है, उनकी एक मांग है कि यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसकी भी चर्चा की जाए, लेकिन रशिया चाहता है कि जो यूक्रेन युद्ध है उसकी चर्चा यहाँ पर ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर नेगोशिएशंस बने हुए हैं। चाइना भी चाहता है कि यूक्रेन के मसले पर चर्चा ना हो। अब इसी को लेकर यहाँ पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो भी कंसेंसस बनेगा तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अगर पास होता है तो न्यूज़ में आएगा, हम कवर करेंगे। आगे हम चलते हैं तो UN के जो हम सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो ये कहते हैं कि यूक्रेन की जो वॉर है वो अभी तुरंत खत्म होने नहीं जा रही है। और ऐसा इनका क्यों कहना है? क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की है, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत कोशिश की है कि वो रशिया को और यूक्रेन को एक टेबल में लाकर, और जो वेस्टर्न नेशन है इन्हें एक टेबल पर लाकर इन्हें यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने अनुमानित किया है कि जो यूक्रेन की वॉर है वो अभी इमीडिएट फ्यूचर में खत्म होने नहीं जा रही है। आगे हम चलते हैं तो वर्ल्ड सेक्शन से एक न्यूज आ रही है, फिलीपींस कंडेम्स इलीगल एक्शंस बाय चाइनीज बोट इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत न्यूज में बना रहता है और एक बहुत डिबेटेड एरिया है। चाइना कहता है, चाइना ने अभी हाल ही में अपना एक स्टैंडर्ड मैप जाहिर किया है, उसमें चाइना ने जो साउथ चाइना सी का रीजन है उसे अपना बताया है, लेकिन जो साउथ चाइना सी में कंट्रीज हैं जैसे कि फिलीपींस है और भी जो कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी के अराउंड, जापान, तो इन सब का कहना है कि जो साउथ चाइना सी एरिया है उस पर सबका अपने अपने देशों की टेरिटरी के हिसाब से बराबर हिस्सा है और ये पूरा चाइना का हिस्सा नहीं है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि ये साउथ चाइना सी पे पूरा उसका ही हक है। अब इसी को देख कर कल एक न्यूज़ सामने आई है और वो न्यूज़ क्या है कि जो फिलीपींस की बोट है तो वो फिलीपींस के जो वेसल्स हैं वो स्पार्टली आइलैंड जा रहे थे और देखने को मिला कि चाइनीज़ कुछ कोस्ट गार्ड जो होते हैं चाइना के, उनकी बोट्स और कुछ 4 मिलिट्री व्हीकल्स उन्हें फॉलो करने लगते हैं और उन्हें एग्रेसिव तरह से डराते हैं, एक तरह से धमकाते हैं कि यहाँ पर दोबारा नहीं दिखना चाहिए फिलीपींस का कोई भी वेसल। तो इसी को लेकर जो फिलीपींस है उसने चाइना के साथ ये आपत्ति दर्ज करवाई है। आगे हम चलते हैं तो नॉर्थ कोरिया से एक न्यूज़ आ रही है कि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनकी बनाई हुई नई सबमरीन्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर वेपन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये कहना है नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यून, उनका कहना है कि जो नई सबमरीन है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के साथ चल रही हैं। आपको अभी क्या याद रखना है अपना कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से मदद मांग रहा है।
रशिया चाह रहा है कि नॉर्थ कोरिया उसे वेपन्स सप्लाई करे ताकि जो यूक्रेन के अंदर युद्ध है उसे रशिया संभाल सके, लड़ सके, क्योंकि देखने को ये मिला था कि रशिया वहाँ पर अपना ग्राउंड खोता जा रहा है यूक्रेन के अंदर। तो इसी को लेकर रशिया अपने अलायंसेस बढ़ा रहा है और नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग यून है उसे रशिया ने अपने यहाँ बुलाया है कि वो रशिया आए और प्रेसिडेंट जो रशिया का है व्लादिमीर पुतिन उससे बात करें आके। आज के न्यूज़पेपर से हम इतना ही कवर करने जा रहे हैं। कल का हमारा न्यूज़पेपर से 2 इम्पॉर्टेंट खबरें जो हम छूट गई थी तो आज हम उसे आज के उसमें सेशन में कवर करेंगे। तो पहली खबर शुरू कर देते हैं हम। दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। कल के न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये दोनों। दूसरी न्यूज़ है अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन G20 एज शेरपाज रीच ए डील। इन दोनों को हम कवर कर रहे हैं। तो पहली खबर हम कवर करते हैं, दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि फेब 2022 से इसके समय से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। समय के बीतने के साथ कुछ ऐसे पहलुओं पर डील बनाई गई जिससे वहां से आयात या निर्यात का ब्लैक सी रास्ता खुला रहे, लेकिन जंग के दौरान दोनों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे लेकर यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डील जिसका नाम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, इसे लागू करवाने का मुख्य कारण विश्व में गेहूं, सनफ्लावर और अन्य चीज़ों की कमी हो जाना था। डील साइन होती है और 17 जुलाई 2023 को रशिया द्वारा इसे रिन्यू ना करवाने के कारण डील बंद हो जाती है। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल नाखुश दिखते हैं और अब ये खबर आई है कि उनकी साथ ही अन्य पक्षों की वार्ता BSGI ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लेकर भारत के अंदर होने वाली है G20 समिट में, और ये हो सकती है G20 समिट के अंदर। ये पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन G20 एज शेरपाज रीच ए डील, कवर करते हैं हम इसे। G20 की समिट जो भारत में होने जा रही है, समिट से पहले एक खबर निकल कर आती है कि समिट में हमें देखने को मिल सकता है कि अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 अफ्रीकी देशों का समूह है वो G20 का मेंबर बन सकता है। अगर हम G20 की बात करें तो इसके मेंबर्स में यूरोपियन संघ पहले से मौजूद है। यूरोपियन संघ मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, तो यूरोपियन यूनियन पहले से मौजूद है इसमें। और यदि यहाँ अफ्रीकन यूनियन के ऊपर फैसला देखने को मिलता है तो अफ्रीकन यूनियन दूसरा ऐसा ग्रुप बन जाएगा जो G20 का हिस्सा है। अभी एक मात्र ग्रुप जो G20 का हिस्सा है तो वो है यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन। शेरपा एक टाइटल है जो किसी मेंबर देश के लीडर के द्वारा अपॉइंट किए गए रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है। शेरपा शब्द G20 के समिट और मीटिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट मेंबर देश के लीडर द्वारा चुना प्रतिनिधि होता है। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। शेरपास G20 के अंदर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और अफ्रीकन यूनियन जो है वो मे बी अब देखने को हमें मिलेगा, जो भी आएगा निष्कर्ष, कि वो जाकर G20 का मेंबर बन सकता है। इसके बाद हो सकता है कि G20 को G21 कहा जाने लगे, नाम हो सकता है कि बदला जाए और G21 नाम हो जाए। अभी G20 के अंदर जो एकलौता ग्रुप शामिल है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसे हम हिंदी में यूरोपियन संघ कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।